नमस्कार। स्वागत है आप सबका सिविल सर्विस स्क्वायर में। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक। दोस्तों, आज हम चैप्टर्स लेके नहीं आए हैं। आज हम आए हैं जो चैप्टर हमने कंप्लीट किए, हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंप्लीट किया है, तो हम उसके कुछ सेलेक्टेड एमसीक्यू, इनफैक्ट वो पीवाईक्यू रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। बार बार उनका पूछा जाना हमने देखा है कि ये एक मतलब रिपीटेटिव घटना है, जैसे कि मतलब उन क्वेश्चन से बहुत लगाव हो आयोग को। मैं आपको बता दूं कि कोई भी आयोग, अगर स्टेट पीसीएस है या यूपी पीसीएस कह लें या फिर बीपीएससी, यूपीएससी को अगर हटा दें उस घेरे में से, तो वो मोस्टली क्या करते हैं कि वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, या फिर उनके जो चार ऑप्शंस होते हैं, जो चार ऑप्शंस दिए होते हैं, ए बी सी डी, बीपीएससी में ई भी एक ऑप्शन है, तो ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से इन आंसर में से वो वापस क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब अगर आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले तो उस क्वेश्चन का सटीक आंसर जान लीजिए, और जो आंसर्स नहीं हैं, जो रॉन्ग आंसर्स हैं, वो किनके आंसर्स हो सकते हैं, या फिर उनका कौन सा एग्जैक्ट फैक्ट है या कौन सी स्टोरी से उसका रिलेशन है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से पीवाईक्यू पढ़ते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि 40 to 50% क्वेश्चंस इसी तरह से फॉल करते हैं। और अगर 40% क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से मैच कर जाएं किसी एग्जाम में, तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीजेस लगा रहे हैं, तो उसका फायदा मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आज जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं, ऑब्वियसली मैं अपना सोर्स बता देता हूं हमेशा। तो ये सोर्स घटना चक्र है। आप देखेंगे तो घटना चक्र में आपको ये सारे सवाल मिलेंगे। बट द पॉइंट इज कि जो घटना चक्र के क्वेश्चंस हैं, क्या हम जो पढ़ रहे हैं, अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं, कर्नाटक वार अभी हमारा लास्ट चैप्टर था, क्या उससे रिलेट कर पा रहे हैं हम इसको? तो इसी के लिए आज हमने ये पीवाईक्यू का सेशन रखा है। तो आइए चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोगों के लिए मैं एक लिस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कंपनी का नाम, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कंपनी का नाम, और राइट साइड में आप देख रहे हैं उसका स्थापना वर्ष। एस्तादो दा इंडिया, ये एक पोर्तुगीज कंपनी थी जो 1498 में बनी थी। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर को, आप चाहें तो उस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। वेरिंग दे ओस्ट इंडीशे कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, इसका स्थापना वर्ष 1602 है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना वर्ष 1600 है। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलिस। तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये तो मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं। देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे ना, आप स्थापना वर्ष पे आइए। आने के क्रम में और स्थापना वर्ष में सिर्फ एक डिफरेंस है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1602 में, लेकिन आ जाती है ये पहले, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है पहले, पर आने में इन्हें हो जाती है देर। क्योंकि अगर आने के क्रम में देखें, तो अगर मैं शॉर्ट में याद करने के सेंस में बोलूँ, तो पी डी ई डी एफ, मतलब पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स और फ्रेंच, क्रम ये होना चाहिए। लेकिन इसीलिए जब भी कभी अगर आपको उन्होंने स्थापना वर्ष दे दिया, तो थोड़ा सा एक दो कंपनियों के स्थापना वर्ष के अंदर में आप चूक सकते हैं। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये बताना कि ये जो पॉइंट है, स्थापना वर्ष और आने के क्रम में डिफरेंस है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? 1350, 1498, 1530 या 1612? देखिए, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि वास्को डिगामा 1498 में कालीकट आया, तो यहां पर ऑप्शन 1498। अच्छा, एडी है यहां पर, हालांकि ये हिस्ट्री के शुरुआत का पार्ट हो जाता है, लेकिन आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो हिस्ट्री में गणना का क्रम है ना, वो दो तरीके का है। एक, मान लीजिए ये जीरो है, ये जीरो लाइन है, यहां पर जीसस का जन्म होता है, तो जीसस के जन्म के पहले की जो ईस्वी है वो कहलाती है बीसी,
इसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, और उनके बाद की जो जन्म है, जो तिथि है, उसे कहते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालांकि मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इसमें थोड़ा चेंज लाया। वो ये लाए कि उन्होंने क्या किया, जो बीसी था इस जीरो को मान लिया कॉमन एरा। ठीक है, तो बीसी हो गया बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, और यहां के बाद इन्होंने मान लिया कॉमन एरा। तो अगर कहीं आपको एडी के बदले सी दे रहा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीज है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर इंपॉर्टेंट है इसको कितनी बार रिपीट किया गया है। आप देख रहे हैं 90, 93, 2000, 2007, और आगे भी यूपीपीसीएस मेंस का सवाल है, 2007 के बाद का भी इसे पूछा गया। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही फंडामेंटल है, लेकिन बार बार रिपीट किया जा रहा है। यही मैं बात कर रहा था जब मैं सेशन शुरू कर रहा था कि क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट उठा के वो आपको क्वेश्चंस रिपीट करवा देते हैं, जिससे कि उन्हें आसानी होती है। और अगर उसका आइडिया आपको है कि कहाँ से रिपीट, कौन सा क्वेश्चन कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इससे आपको आसानी हो जाती है, आप उसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब देखिए यूपीपीसीएस प्री 90, 93, 2000, 2007, तो आप इस चीज़ को भी बार बार देखते चलिए कि सवाल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये सवाल बहुत आसान है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पोर्तुगीज थे, लेकिन इसका रिपीट कितनी बार हुआ है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक इन्होंने सूची 1 दिया है, मिलान करना है हमें। अच्छा, ये मिलान ये नहीं है कि उन्होंने कौन से देश की खोज की थी, ये मिलान है कि वो किस देश से बिलोंग करते थे। देखिए, वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था, वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था, ये तो हमें बार बार करके याद हो गया है। तो हमारा जो मेन यहां पर मोटिव है, मेन जो हमारा मोटिव है वो ये नहीं है कि इस आंसर को प्राप्त करना। देखिए, यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपसे, लगभग 1493 या 94 की बात है, एक ट्रीटी होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। टॉर्डेसिलस, इसमें क्या होता है कि पुर्तगाल और स्पेन, इनके अंदर नेविगेशन की थी। आप जानते हैं राजकुमार हेनरी वहीं के थे, द नेविगेटर जिनका नाम है। तो इन्होंने एक ट्रीटी किया। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, मान लीजिए ये वर्ल्ड मैप है, समहाउ आप समझ सकते हैं कुछ 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 करके ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है, और इस लाइन पे कहीं यहां पर पुर्तगाल और यहां पर स्पेन है। इन्होंने क्या किया, एक रेखा खींची, ठीक है, और इस रेखा के पूर्वी भाग में जितने देश थे उधर गए पोर्तुगीज, और पश्चिमी भाग की तरफ गए स्पेनिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से उन्होंने जो समुद्री मार्गों का खोज था उसको इसी तरह से ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस से शुरू किया था। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, मैंने इसे क्यों बताया अभी आपको समझ में आएगा। वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान। देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को, कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की। अगर उस मैप के हिसाब से देखें तो वास्को डिगामा इधर आया होगा और कोलंबस इधर गया होगा। तो उस हिसाब से ये इसीलिए कि वो स्पेन से था, तो वो जो कोलंबस था, अब आप नहीं भूलेंगे क्योंकि उस लाइन के वो इस तरफ था जिधर से उसे वेस्ट की ओर जाना था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस थे स्पेन के। अब तस्मान जो हैं, आपने तस्मान का नाम सुना होगा, तस्मान जो है वो बिलोंग करते थे हॉलैंड को। और वहीं अगर कैप्टन कुक की बात करें तो वो थे ग्रेट ब्रिटेन से। ये सवाल इसलिए जरूरी था कि मुझे आपको ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस बताना था कि एक ट्रीटी हुई थी जिसमें ऐसा ऐसा अनुबंध हुआ था। और अगर ये भी देखना चाहते हैं तो ये है IAS 2000 प्री का सवाल। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने कॉन्सेप्ट को उठाया, उस कॉन्सेप्ट को उठाया जिससे ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस का थोड़ा भी आइडिया होगा
वो कम से कम, मान लीजिए अगर इसका आंसर मैं रैंडमली भी देखूं कि ए वास्को डी गामा और बी का 1, तो देखिए ए का 2 बी का 1, अगर आपको दो भी पता है तो आप ये कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं पॉइंट पर। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? देखिए, ये कहानी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से पोर्तुगीज लास्ट में बिजनेस को लेके, क्योंकि इंग्लिश आए, डच आए, लड़ते लड़ते ये पछड़ने लगे और लास्ट में पोर्तुगीज ने हुगली को अपना स्मगलिंग का अड्डा बनाया, किडनैपिंग का, राजकुमार राजकुमारियों की भी किडनैपिंग करके यहां पर लाके ये रखते थे, उसके बदले में रैंसम मनी कमाते थे। तो जो हुगली था वो स्मगलिंग, चोरी, डकैती सबका अड्डा बन गया था पुर्तगालियों द्वारा। तो ये आप नहीं भूलेंगे, ये 65th बीपीएससी प्री 2019 का सवाल है और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, हालांकि ये सवाल कर्नाटक के युद्ध से संबंधित है, लेकिन ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है तो हम एक बार देख लेते हैं। और इसका मेरा इंक्लूड करने का कारण है कि ये 2 पॉइंट है, आपको इस तरह से भी सवाल अब बनते हैं और आपको देखने होते हैं। एक्स ला शपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, ये आपने कल ही पढ़ा है कि 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इसी संधि से हुई थी जिसका नाम है एक्स ला शपेल। और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी फैक्ट है कि अंग्रेजों को इस ट्रीटी से मद्रास प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों, और ये यूपी पीसीएस का सवाल है। अच्छा, तब से हम यूपी पीसीएस वगैरह का सवाल ले रहे हैं। इस बार मैं पहले ये चलता हूं कि सवाल ये है आरओ एआरओ का। और आरओ एआरओ में देखिए, आरओ एआरओ के बारे में कहा जाता है पीसीएस से नीचे होता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ये काफी फ्लक्चुएटिंग नेचर का एग्जाम है, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से सही है? देखिए, आपको कल मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ाया था, 2 स्टेटमेंट हमने पढ़ा था पूरे कर्नाटक युद्ध खत्म होने के बाद। आप जाके देख सकते हैं, वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ये तो थी, और अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन व जनशक्ति का मिलना, कहा गया था कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के रूप में भारत की चाबी मिल गई थी। अगर आपको स्टेटमेंट याद है, अगर आपने वो स्टेटमेंट नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं कर्नाटक वॉर वाले लेक्चर में। तो यानी कि अंग्रेजों को जो भारत में कह सकते हैं कि बंगाल के रूप में अंग्रेजों को भारत की चाबी मिल गई, और चाबी मिलने से अर्थ ये बनता है कि अंग्रेजों ने बंगाल पर कंट्रोल किया, वहां से ढेर सारा धन लूटा और धीरे 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 और समृद्ध होते चले गए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत थी, ये भी हमने पढ़ा है, यानी ये दोनों सही है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को, माफ कीजिएगा थोड़ा सा प्रिंटिंग में इशू है, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? देखिए दोस्तों, ये सवाल थोड़ा फैक्चुअल नेचर का ज्यादा है, लेकिन ये जानना जरूरी था। एक्चुअली हुआ ये कि एक गवर्नर थे बंबई के, इनका नाम था जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड साहब ने क्या किया कि हज पे जाने वाली जहाजों से को रोक के उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। और उस टाइम शासन में था औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब दूसरे धर्म के लिए तो नहीं था बहुत सही शासक, लेकिन अपने धर्म के बारे में अगर देखें तो उसका नाम जिंदा पीर था। तो अपने धर्म के अनुयायियों के बारे में ऐसा होता देख औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया, उसने उसे अपने दरबार में बुलाया। और यह टाइम रहा है लगभग 1488 का, माफ कीजिएगा 1488 नहीं, 1688 का। जी हाँ, 1688 की यह बात रही थी। हज जाने वाले यात्रियों को डिस्टर्ब किया था इन्होंने, इसीलिए इनके साथ औरंगजेब ने यह सलूक किया कि इन्हें भारत से निष्कासित करने का
निर्णय जारी किया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सवाल बहुत टफ नहीं है। अगर आप पढ़ के पूरा का पूरा सेशन देखते हैं तो आपने जितने भी सवाल देखे सबके सब PYQ थे। आगे हम और PYQs लेके आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे समझने में कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है और जो सवाल पूछने का तरीका है, हम एकदम कट टू कट जा रहे हैं। जैसे ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं और मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप इसका एक्सप्लेनेशन दें, क्योंकि मैंने बताया था कि वास्तविक संस्थापक कौन होता है और संस्थापक कौन होता है। तो सवाल है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डिगामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज या जॉर्ज ऑक्सटन? तो तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सिविल सर्विस स्क्वायर को। और तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।